बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम बात करेंगे थर्मोकपल्स की। थर्मोकपल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट इज मेड अप ऑफ टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं दो डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं जिनको मिलाकर मैंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया है and that electrical device is such that it has two junctions. A thermocouple produces a temperature dependent voltage. ये दो जंक्शंस हैं, इन दो जंक्शंस के क्रॉस टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर आपस में मुख्तलिफ होते हैं। आमतौर पर हम एक को 0 सेल्सियस पे रखते हैं और दूसरे का टेम्परेचर कोई भी हो। जब इन दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है और इस तरह से डेवलप होने वाला ईएमएफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहलाता है। इस वोल्टेज को इंटरप्रेट किया जा सकता है एज अ टेम्परेचर मेजर। इस तरीके से आप इस वोल्टेज से टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। ये इफेक्ट सबसे पहले सीबेक ने ऑब्जर्व किया। उसने देखा व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द सिस्टम रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसने नोटिस किया कि जब दो डिसिमिलर मेटल आपस में इस तरह जोड़े जाएं कि उसके दो जंक्शंस हो और उन दोनों जंक्शंस के अक्रॉस थर्मल ग्रेडियंट डेवलप किया जाए, यानी एक जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर कम रखा जाए, एक जंक्शन कोल्ड हो दूसरा जंक्शन हॉट हो, तो इस तरह करने से क्या होता है, उसने ऑब्जर्व किया कि ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर तक उसने देखा कि ये रिलेशनशिप लीनियर है और जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर के दरमियान फ़र्क ज़्यादा होगा उन दोनों जंक्शंस के क्रॉस, उतनी ज़्यादा ईएमएफ उसने देखा कि प्रोड्यूस हो रही है। और ये वोल्ट मीटर लगा के हम देख सकते हैं, अगर हम कोई से दो डिसिमिलर मेटल्स इस तरह मिलाएं कि दो जंक्शंस बने और उन दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो आप वोल्ट मीटर लगा कर देख सकते हैं कि उन जंक्शंस के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो गया है। Dear student, energy can neither be created nor destroyed. So what happens here, where from this electrical energy come? So it is actually the conversion of thermal energy into electrical energy. एक जंक्शन पे थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक जंक्शन पे थर्मल एनर्जी रिलीज होगी। अब इसमें कुछ और बातें भी हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस इफेक्ट के, वो आगे हम जाकर देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि मेटल्स दो होने चाहिए, डिफरेंट मेटल्स हो। डिफरेंट मेटल्स इसलिए जरूरी हैं कि उनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, एक में चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे की निस्बत मुख्तलिफ हो। अब दोनों कंडक्टर हैं तो चार्ज से मेरा मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसके मुकाबले में डिफरेंट होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर मौजूद चार्जेस की जो कंसंट्रेशन है वो अगर डिफरेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। वो कब डिफरेंट नहीं होगा, जब आप सेम मेटल दोनों यूज करें। टू मेटल्स, two junctions at two different temperatures. These are necessary for producing this effect, and this effect was first observed by Seebeck. What are the properties of this effect? हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। एक प्रॉपर्टी तो इस इफेक्ट की थर्मल ईएमएफ की ये है कि इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सीबेक इफेक्ट, कि थर्मल ईएमएफ जो होता है वो इस इफेक्ट के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा इफेक्ट, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज जनरेटेड एंड इट इज़ वेरी स्मॉल। इसकी जो वैल्यू होती है ये मिली वोल्ट्स में होती है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर आप राइज लाएंगे, उस टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, यानी उन दोनों जंक्शंस के अक्रॉस जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, तो आपके पास ईएमएफ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन
पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर बहुत कम वोल्टेज डेवलप होती है, इसका इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता, मिली वोल्ट्स में होता है, 10⁻³ वोल्ट्स में। और फिर दूसरा ये है कि सीबेक इफेक्ट रिवर्सिबल है। अब इस जंक्शन को अगर आप देखें, इस जंक्शन में इस सर्किट में दो जंक्शंस हैं और दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर अगर मैं चेंज कर दूं, यानी जो हॉट जंक्शन है उसको कोल्ड जंक्शन कर दूं और जो कोल्ड जंक्शन है उसको हॉट जंक्शन कर दूं, तो क्या होगा, इससे हमारे पास उसके अंदर मौजूद ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इट इज अ रिवर्सिबल इफेक्ट, यानी आप हॉट और कोल्ड जंक्शंस को रिप्लेस करके उस सर्किट के अंदर मौजूद ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जिससे उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर आप इसको चेंज कर दें, यानी पहले अगर रेड से ब्लू वायर में करंट जा रही थी फॉर एग्जांपल कोल्ड जंक्शन पे, तो जब आप उसको हार्ड जंक्शन बनाएंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगी। सो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जब भी चाहें ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस, हॉट को कोल्ड कर दें और कोल्ड को हॉट कर दें। तो सीबेक इफेक्ट जो है दैट इज रिवर्सिबल। फिर द कोल्ड जंक्शन इज ऑफन केप्ट एट 0 सेल्सियस, हम आसानी के लिए उस कोल्ड जंक्शन को 0 सेल्सियस पे रखते हैं, और या 32 फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन्स। और फिर ये है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस इज गिवन बाय, ये इक्वेशन आपके सामने है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि वो ईएमएफ टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करती है। तो इसमें दो टर्म्स हैं। पहली टर्म तो बिल्कुल वैसे है कि लीनियर रिलेशनशिप शो करती है, तो एक हद तक वो स्ट्रेट होगी। फिर आगे जो है स्क्वायर आ जाता है, तो ये है कि इसका जो ओवरऑल ग्राफ आपके पास बनेगा दैट वुड बी पैराबोलिक, ठीक है, एंड वो आगे डिस्कस करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है। ये अल्फा और बीटा जो हैं, दीज आर थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स, और इन कोएफिशिएंट्स की जो यूनिट्स हैं वो आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन आपके सामने मौजूद हो और उसमें मुख्तलिफ टर्म्स हों, अगर वो इक्वेशन ट्रू है, वो होमोजीनियस है, तो उसके हर एक टर्म के यूनिट्स एक जैसे होंगे। अगर इसके आप यूनिट्स देखें तो ये ईएमएफ है, इसके यूनिट्स हैं वोल्ट्स, तो ईएमएफ के यूनिट्स हैं वोल्ट्स, इसीलिए इसके भी यूनिट्स वोल्ट्स होने चाहिए, इसके भी यूनिट्स वोल्ट्स होने चाहिए। अगर इस तरह नहीं है फिर ये इक्वेशन ही गलत है। तो चूंकि ये इक्वेशन सही है, इसलिए इस फंक्शन के या इस टर्म के जो डायमेंशंस हैं वो वोल्ट्स होंगी, यूनिट्स उसकी वोल्ट्स होंगी। हाँ, अब मुझे अगर यहाँ से अल्फा की यूनिट्स चाहिए तो वो यहाँ से मालूम हो सकती हैं। टेम्परेचर का यूनिट जो है दैट इज़ केल्विन, मैं यहाँ पर केल्विन लिख लेता हूँ और उसको वहाँ पे ले जाता हूँ, तो अल्फा का जो यूनिट हो जाएगा दैट वुड बी वोल्ट पर केल्विन। In the same way, if you are asked to write the dimensions or units of beta, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर बीटा टाइम्स टी स्क्वायर, टेम्परेचर का स्क्वायर, ये आपके पास वोल्ट्स हैं, तो सिर्फ बीटा जो है दैट वुड बी वोल्ट पर केल्विन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फिर आप केल्विन लिखेंगे। सो ये उनकी यूनिट्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट्स हैं। दूसरी बात ये है, इसमें ये जो टी है इट इज़ एक्चुअली डेल्टा टी, बट चूंकि जैसे मैंने कहा कि कोल्ड जंक्शन को आमतौर पर हम 0 सेल्सियस पे रखते हैं, तो ये T2 माइनस T1 आप करेंगे, T2 को आप कह दें T और T1 को चूंकि हमने 0 इज्यूम किया है, तो इससे हमारे पास डेल्टा टी जो है टी के इक्वल आ जाता है। मैं यहाँ बार बार डेल्टा टी नहीं लिख रहा, मैंने सिर्फ टी लिखा है। तो ये इसलिए कि हमने कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 इज्यूम कर लिया है।
अब इसके बाद ये है कि कन्वर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट इज पेल्टियर्स इफेक्ट। पेल्टियर्स इफेक्ट है, इट्स अ रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर्स इफेक्ट। और ये इफेक्ट क्या बताता है हमें, इसमें ये है जिस तरह सीबेक इफेक्ट में हम जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंट कर देते हैं जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पर हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। हम कोई उसी तरह का थर्मोकपल बनाएंगे जिसमें एक रेड है, दूसरा जो है वो ब्लू है। अब इन दोनों के अक्रॉस एक ग्रेडियंट हम डेवलप करेंगे टेम्परेचर का, ठीक है। और वो ग्रेडियंट कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है इनिशियली, चूंकि हमने अभी तक न इसके अंदर बैटरी लगाई है और ना हमने इन दोनों का टेम्परेचर चेंज किया है। लेकिन जैसे ही आप एक बैटरी ले आकर इस सर्किट के अंदर जोड़ लेते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ आपने लगा लिया, आपने क्या किया, एक बैटरी लगाई इस सिस्टम के अंदर। वो बैटरी क्या करती है, इस सिस्टम के अंदर करंट फ्लो करेगी। अब जब इस सिस्टम के अंदर करंट फ्लो होगा तो इससे होगा क्या, इससे इन दोनों जंक्शंस के अक्रॉस यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2 टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, ईएमएफ सोर्स लगाया और दो, वही सिस्टम है, थर्मोकपल है, दो डिफरेंट मेटल्स हैं और दो डिफरेंट जंक्शंस हैं। इनिशियली टेम्परेचर सेम था, लेकिन जैसे ही हमने ईएमएफ सोर्स लगाया उसमें करंट फ्लो होना शुरू हुई। इससे ये हुआ कि एक जंक्शन पे करंट जो है हीट एब्जॉर्ब होती है और दूसरे जंक्शन में हीट लिबरेट होती है, और इस इफेक्ट को पेल्टियर्स इफेक्ट कहते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको सीबेक इफेक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सीबेक इफेक्ट में हम टेम्परेचर डिफरेंट कर देते हैं दोनों जंक्शंस का और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जबकि पेल्टियर्स इफेक्ट में ईएमएफ सोर्स लगा लेते हैं जिसकी वजह से जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है। तो इट्स अ कन्वर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट। और ये कई दफ़ा ईटा में या इस तरह की मुख्तलिफ इंट्री टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन नज़र से गुजरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीबेक इफेक्ट की तरह का जो एक कन्वर्स उसका एक इफेक्ट है, दैट इज पेल्टियर्स इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, यानी थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि पेल्टियर्स इफेक्ट में जो है ईएमएफ से हम थर्मल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वही प्रिंसिपल है लेकिन इफेक्ट्स अपोजिट हैं, ठीक है। फिर एक और इफेक्ट है थॉमसन इफेक्ट, वो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट से रिलेटेड है। थॉमसन इफेक्ट में इट्स एन एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पासिस थ्रू अ सर्किट विद सिंगल मेटल। अब एक ऐसा सर्किट कि जिसमें सिंगल मेटल हो और उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट हो? क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो करे। तो जो करंट फ्लो करने की वजह से किसी सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उस इफेक्ट को हम थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन सीबेक इफेक्ट से ये किस तरह डिफरेंट है? सीबेक या पेल्टियर्स इफेक्ट से ये इस तरह डिफरेंट है कि इसमें सिंगल मेटल होता है, या ये बात खास तौर पे जहन में रखें कि इसमें सिंगल मेटल होता है थॉमसन इफेक्ट में। पेल्टियर्स इफेक्ट में दो मेटल्स होते हैं, सीबेक इफेक्ट में भी दो मेटल्स होते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट इफेक्ट्स हैं और तीनों सेम फिनोमेना को यानी हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ ईएमएफ में किस तरह चेंज आती है। ग्राफ इस सीबेक इफेक्ट का या थर्मोकपल का ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसमें दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। सो वेरिएशन इन थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है उसमें किस तरह वेरिएशन आती है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें, जैसे पहले भी मैंने कहा कि इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। एक टेम्परेचर तक अगर आप राइज इन टेम्परेचर करते हैं
जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे टेम्परेचर है, और जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज़ थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। चूँकि मैंने स्टार्टिंग जो जंक्शन 1 है उसका टेम्परेचर 0 इज्यूम किया है, और जंक्शन 2 का जो टेम्परेचर है वो इस लाइन पे अब मुझे शो होगा। जो भी टेम्परेचर मैं उसका करूं वो यहाँ पर इस लाइन पे हम शो करेंगे। एक टेम्परेचर आ जाता है अगर आप यूं करें कि अक्रॉस द जंक्शन सीपेक इफेक्ट में अक्रॉस द जंक्शन आप क्या करें, टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ाते जाएं, यानी आप हॉट जंक्शन का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते जाएं। कोल्ड जंक्शन को आपने आइस के साथ या किसी ऐसे सिस्टम में रखा है कि वो ज़ीरो पे बरकरार रहे, लेकिन आप हायर टेम्परेचर का जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टेम्परेचर पर आकर क्या हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ बिकम्स ज़ीरो। ईएमएफ की वैल्यू जो है अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ग्राफ। और इस ईएमएफ को, ये वो मैक्सिमम ईएमएफ है जो कोई पर्टिकुलर थर्मोकपल जो है हमें दे सकता है। ये किसी पर्टिकुलर थर्मोकपल के लिए मैंने बनाया है, आपकी बुक में भी इसका कोई ग्राफ मौजूद है। तो उसकी वैल्यूज़ मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी कि ये जनरल मैंने लिखा है, कोई से दो मेटल आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपर हो और आयरन हो। आप कोई से दो मेटल्स यूज़ करें तो उनके लिए ये टेम्परेचर डिफरेंट होगा, लेकिन सारों में सिस्टम तकरीबन इस तरह सेम होगा कि उनका ग्राफ इस तरह पैराबोला होगा, और इस ग्राफ के ऊपर मौजूद इस पॉइंट के ऊपर इस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे सबसे मैक्सिमम ईएमएफ होगी इस पर्टिकुलर थर्मोकपल की, और जब इससे भी हम इंक्रीज करेंगे तो वो वापस डिक्लाइन पे जाएगी, ईएमएफ कम होती जाएगी और होते होते ये ज़ीरो हो जाएगी। जिस टेम्परेचर पर ये ईएमएफ ज़ीरो हो जाती है इसको फिर हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये वो यही यही सिस्टम है जो हमने आगे पीछे डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पर वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है इसमें, जो मुझे बताता है कि ईएमएफ किस तरह हो रहा है। तो ये जस्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है। कलर डिफरेंट इसलिए शो किया है ताकि आप ये याद रख सकें कि हमने दो डिफरेंट मेटल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, और दो डिफरेंट जंक्शंस हो, एक T1 और एक T2, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हो। तो ये जो है ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये सिर्फ हमने मेजर करने के लिए इसके अंदर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो हमें बताता है कि कब टेम्परेचर कितना है। यानी अगर यहाँ का टेम्परेचर बस परमानेंटली ज़ीरो बरकरार रखें और यहाँ का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं और जो जो वो बढ़ता है साथ में ये ग्राफ आपको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू वाले टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर, जबकि जिस टेम्परेचर पर वो ज़ीरो हो जाए उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। RTD एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसका इस सिस्टम के साथ चूँकि हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं कि जब आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हैं कंडक्टर का, तो उसकी जो है रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप की जा सकती है, और उस रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम ये देख सकते हैं कि जब भी उस मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हुआ हो तो उसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज हो गया होगा। जस्ट लाइक वी यूज़ डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर मरकरी होती है। अब हम राइज इन द लेवल ऑफ मरकरी की जो एक्सपेंशन है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। हम एक फंक्शन सबसे पहले ढूंढते हैं जब भी हमें कोई स्केल बनाना होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं रेजिस्टेंस के ज़रिए टेम्परेचर मेजर करने वाला स्केल बनाऊं। तो कोई भी मैं टेम्परेचर मेजरिंग स्केल बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा मटेरियल ढूंढूंगा कि जिस मटेरियल की कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हो। फिर मैं क्या करूंगा, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस is a property that can be changed by changing temperature.
सो मेटल का टेम्परेचर चेंज करने से हम उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। हम किसी नॉन टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला मेटल यूज़ करते हैं। प्लैटिनम जो है आमतौर पे यूज़ होता है आरटीडी में, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये रेजिस्टेंस के ज़रिए टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। किस तरह? ये रिलेशनशिप आपको मालूम है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। RT is the resistance of material at any temperature T. R naught is the temperature at 0 Celsius or 32 Fahrenheit or 273 Kelvin. R naught is its initial resistance and T is the temperature difference. डेल्टा टी है असल में ये कौन सा टेम्परेचर, ये वो इंटरवल है जो इंक्रीज आई है टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर में इंक्रीज आएगी तो अल्फा से हमें पता चलेगा कि कितना रेजिस्टेंस उसके साथ चेंज हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी, ये रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसी को यूज़ करते हुए हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर की। आरटीडी आमतौर पर जो यूज़ होते हैं, प्लैटिनम उसमें यूज़ होता है। प्लैटिनम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो ये जो है स्टेबल होता है, और एक इसका ये है कि ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अल्फा की वैल्यू प्लैटिनम के लिए 0.003925 पर केल्विन। इसका अल्फा पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। राइज इन टेम्परेचर इज accompanied बाय राइज इन रेजिस्टेंस, and we use this property to measure the temperature of different systems. Industries में ये अक्सर यूज़ होता है। below the 600 सेल्सियस जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है। ये थर्मोकपल को क्या कर सकते, थर्मोकपल्स वैसे यूज़ होते हैं लेकिन वो ज़्यादा टेम्परेचर्स के लिए। आरटीडी जो है वो 600 सेल्सियस तक के या उससे कम के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा बेहतर होता है कि इसको यूज़ किया जाए। तो अभी इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग 600 से बिलो टेम्परेचर्स के लिए। ये 600 से अबव टेम्परेचर्स भी मेजर करके देता है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी बिलो द 600 इसकी है। जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स हैं उसके लिए आप थर्मोकपल्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज थर्मोकपल्स में भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ईएमएफ के दरमियान। और फिर इस तरीके से भी आप टेम्परेचर यानी वोल्टेज देखकर भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ज़रिए से भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये आमतौर पर ये होते तो हायर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू थर्मोकपल्स ये जो है थोड़े से इसका इस्तेमाल लोअर टेम्परेचर्स के लिए होता है, 600 सेल्सियस से बिलो, और जो उससे ज़्यादा होते हैं उसके लिए फिर हम थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, important in a sense because in physics we mostly deal with the energies and we are interested in the generation of energy, electrical energy, and we always find the ways to convert electrical energy from to other type of energies to electrical energies, because उसके बगैर जो है आजकल के दौर में गुजारा मुश्किल है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन की एक टेक्निक आज सीख गए हैं कि किस तरह सिर्फ दो डिफरेंट मेटल्स लेकर उसको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखकर उनके जंक्शंस को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत कम होती है बट देयर इज वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड देन वी डिस्कस्ड कि हाउ इज दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड, हाउ दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अगर सीबेक इफेक्ट को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप राइज इन वोल्टेज को टेम्परेचर में राइज के साथ एक दफ़ा कैलिब्रेट करते हैं और फिर उससे आप मेजर कर सकते हैं। थर्मोकपल्स यूज़ होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, बट देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एंड दैट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये किस फंक्शन पे काम करता है? किसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है और हम फिर उस मटेरियल को कैलिब्रेट करते हैं। हमें पता होता है कि पर डिग्री राइज उसका रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जब उस मटेरियल का टेम्परेचर किसी टेम्परेचर
फिर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि उसमें चेंजेस कैसे आ रही हैं, और उसी बेस पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज हो गया होगा. सो चेंज इन रेजिस्टेंस गिव अस चेंज इन टेम्परेचर, एंड वी कैन यूज दिस रिलेशनशिप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स. तो आज के लिए इतना काफ़ी था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.